गवर्नमेंट का रिकॉर्डेड डेटा है, प्रतिदिन 50 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। लगभग 72% भारतीय किसी न किसी तरह के डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से परेशान। तो ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई एकदम इजी टेक्निक बताइए। इसको बोलते हैं भैया, एक मेंटरशिप की क्या भूमिका हो सकती है? 5000 सालों में एक राजा बता दो भैया जिसके पास गुरु ना हो। मेंटर तब भी जरूरी था। लगभग 97.28% लोगों के पास मेंटोर नहीं है, इसलिए वो मीडियोकर, कॉम्प्रोमाइज, बिलो एवरेज लाइफ जीते हैं, जिसको बोलते हैं जो आए हैं काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं। तो साइंटिफिकली मेडिटेशन का क्या रोल है एक व्यक्ति की ग्रोथ में? तो अगर दो चीज़ों को ठीक करना है एक ही चीज़ से, वो मेडिटेशन। जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे आप धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, ये खुद बोलते हैं मैंने अपनी इंट्यूशन के बेस पर डिसीजन लिया, मैंने अपनी गट फीलिंग पर डिसीजन लिया। आपको 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करना और डिसीजन ले लेना है बिना सोचे। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है जो ये बताए कि मॉर्निंग उठने में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? तो विकास जी, एक छोटी सी जर्नी से शुरुआत करते हैं हम सवाल की कि आप एक एक्सक्लूसिव बैंकर थे, एक प्रेस्टिजियस बैंकर थे। बैंकर से माइंडफुलनेस में कैसे आ गए, कैसे आप माइंड ट्रेनर बन गए, कैसे आप पीक परफॉर्मेंस कोच बन गए, ये क्विक जर्नी जानना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। बहुत सिंपल है। जब आप अपने आप को ढूंढते हो, आपको लगता है ना कुछ मिसिंग है, पैसा कमा रहे हो, और मैं अच्छा पैसा कमा रहा था भगवान की दया से, परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस वो अपने आप को ढूंढने के चक्कर में जब मैंने जॉब छोड़ी कि मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, शायद वो समय कुछ ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तो वो नुकसान मुझे लंबे समय तक झेलना पड़ा। तो जब वो नुकसान हुआ तो मैंने अलग अलग बिजनेस किए। जब बिज़नेस किए तो मुझे पता लगा कि मैं इस बिज़नेस के लायक नहीं हूँ। बिज़नेस मेरे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं था, क्योंकि आज भी वो मेरे बिज़नेस, मेरे परिवार के बिज़नेस चल रहे हैं। तो फाइनली जब आप परेशान होते हो तो फिर आप क्या जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो। तो मैं भी बहुत जगह गया, पैसे नहीं थे जेब में तब भी गया, क्योंकि सब कुछ बिक चुका था। उसके बाद मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के टच में आया जिसने मुझे बताया कि आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, और आपका सिंपैथी और एम्पैथेटिक जो फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए बना हुआ है, इसी को फिर मैं करियर बना लिया। तब से फिर ये जर्नी चल रही है। मैं खुद परेशान था, उसको अपने आप को हील किया, तो मुझे लगा जब मैं हील हो सकता हूँ उस उम्र में, जब लोग अपने करियर को बहुत स्टेबल करते हैं, मैंने नया करियर शुरू किया, तो मैं दूसरों को क्यों नहीं हेल्प करूँ। इसी वजह से ये जर्नी शुरू हुई। मेरा दूसरा सवाल भी, वैसे तो आपने थोड़ा जवाब दे दिया, पर मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि लोग नौकरी छोड़ते हैं नौकरी से परेशान होके। आप अपनी नौकरी में एक पीक पे थे, मतलब अवार्ड विनिंग आप परफॉर्मेंस दे रहे थे, बार बार अच्छा टारगेट पूरा कर रहे थे, बार बार अच्छा नौकरी कर रहे थे, उसके बाद भी आपने बिजनेस चूज किया, उससे निकले। तो ये टफ माइंडसेट कैसे बना? खुद का करने की इच्छा तो बहुत पहले से थी, शायद बचपन से ही होगी, पता नहीं थी। करना खुद का था, कुछ बड़ा करना था, बड़ा नाम कमाना था, ये क्लियर था, लेकिन उसके इर्द गिर्द मैं शायद नहीं था। तो जब बैंक में पहुंचा तो जो मुझे बैंक में एक्साइटमेंट मिलता था ना, वो इसलिए था मैं नॉन कॉमर्स हूँ, नॉन MBA हूँ, और 13-14 अवार्ड लगातार जीते थे मैंने। अब उसके बाद क्या, फिर मुझे खालीपन लगता था। फिर भगवान ने मुझे नेमत दी, मेरे पास एक 1.5 महीने का बच्चा था, उसे देखता था तो मन में सवाल जरूर आता था कि यार मैं इसके लिए क्या छोड़ के जाने वाला हूँ, एक जॉब, फिर ये स्क्रैच से शुरू करेगा। मेरे फादर ने भी जॉब की, मेरे भाई भी जॉब कर रहे हैं, मैं फिर करने क्या वाला हूँ। ऐसे आके ऐसे जाना नहीं था मुझे कि मैं आऊँ और चला जाऊँ, पता भी ना लगे। जब जाऊँ तो पता तो लगे, जब जाने का समय आए तो लोग तो हो, परिवार तो हो, आसपास के लोग जाने तो सही, कुछ था, किसी ने कोई डेंट मारा है सोसाइटी पे, इस सोसाइटी पे डेंट मारा, इम्पैक्ट डाला है। तो इस वजह से वो एक्साइटमेंट, वो इतना ज़्यादा किक मिलता था मुझे ये सोच कर, तो वहाँ कुछ शुरू करना था। तो इसी जर्नी में ही बहुत सारे मैंने हिट एंड ट्रायल्स किए। तो फाइनली मैं 2017 में अपने उस पड़ाव पर पहुंचा कि इसी काम को करना है फिर मैंने। बहुत बढ़िया विकास सर। इस ऐसे मोमेंट पे अधिकतर लोग टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आजकल के युवा तो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों में डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे शब्द शायद हमने अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे सुने ही नहीं थे, पर आज 10-12 साल का बच्चा भी ऐसे शब्दों का उपयोग करता है। तो ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई एकदम ईजी टेक्निक बताइए, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब वीडियो देखता रहता हूँ, आप अक्सर इन पे बातें करते रहते हैं। तो कैसे माइंड काम करता है साइंटिफिकली,
और कैसे हम माइंड को ट्यून करके, सिखा के, ट्रेंड करके ये डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों को दूर कर सकते हैं हमारे भारत के युवाओं में। पहले तो चित्रेश भी आपका थैंक यू है कि आपने सवाल उठाया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। शायद आपको अवेयरनेस होगी क्योंकि आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑडियंस को शायद नहीं पता हो। एनसीआरबी का डेटा है, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्डेड डेटा है, हर प्रतिदिन लगभग 50 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। मैं अभी बात नहीं लोगों की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। 50 स्टूडेंट्स? 50 स्टूडेंट्स, जिसमें हर तरह के स्टूडेंट आ जाते हैं, जो शायद आईआईटी का जिसमें सिलेक्शन हो गया है, किसी का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया है, किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हो गया है, टॉप के कॉलेज में जाने के बावजूद भी। एवरेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोटा इसके मामले में आपको मालूम है सुसाइड फैक्ट्री कहीं जाने लगा है। और अगर मैं आपको WHO का स्टेटमेंट बता दूं, ये तो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, WHO ये कहता है कि भारत में 52% वर्किंग प्रोफेशनल क्लिनिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। डेलॉयट की अगर मैं रिपोर्ट दे दूं 2023 की, उसके अंदर भी यही है, लगभग 72% भारतीय किसी न किसी तरह के डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से परेशान है। तो ये हालात बद से बदतर हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं, इसमें से जो सबसे मेजर कारण लगता है मुझे, ये लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा ख़राब हो गया है। पहले हमारे पास रुकने का समय होता था, सोचने का समय होता था, बात करने का समय होता था। आजकल पहले आप क्या करते थे? जब आप बोर होते थे तो क्या करते थे? चले थोड़ी देर पार्क में घूम के आते हैं, बैठ जाते हैं, पेरेंट्स दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं। आजकल हम बोर होते हैं तो रील उठा लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, तो हमें एक्चुअली बोर होने का समय नहीं मिल रहा। तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर हम बोर होना शुरू हो जाएं, जो पहले होते थे, और उसको फिर एंजॉय करते थे, नानी के घर चले जाते थे, चाचा के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, किसी रिश्तेदार की दुकान पे चले जाते थे, अब हमने बोर होना बंद कर दिया है क्योंकि हमारे पास साधन बहुत है। तो या तो बोर होना शुरू हो जाए, अगर बोर्डम से अच्छी कोई, अगर आप चाहे आइंस्टीन को पढ़ लें, न्यूटन को पढ़ लें, ये वो लोग थे जो बोर हुए, पेड़ के नीचे जाके बैठे, गिर गए, फुल बेरोजगार थे। बेरोजगार मतलब आप सोचो ना, आइंस्टीन कितने ज्यादा फुर्सत में थे कि वो अपने रिसर्च से टाइम निकाल के भारत भी आते थे। किस चीज के लिए आते थे? कुछ ढूंढने के लिए आते थे, अपने आप के अंदर की यात्रा करने आते थे। तो पहली बात तो हम अपने आप के साथ समय नहीं बिताते। तो मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो हम अपने आप के साथ समय बिताने लग जाए। दूसरा भैया, अगर किसी को भी एंजाइटी नाम मात्र की भी है, डिप्रेशन कभी गलती से उनके परिवार में भी आया है, तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको बिना दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के पास, बिना किसी कोच के पास जाए, अपने आप को आप खुद ही स्वतः बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए ठीक कर सकते हो। यानी कि आपको एफर्ट भी नहीं लगाना, मेहनत भी नहीं करनी, ये अपने आप नेचुरली अपने आप को ठीक कर लोगे आप। इसको बोलते हैं भैया स्व अध्ययन। स्व अध्ययन। स्व अध्ययन, स्व अध्ययन क्या कहता है? आप रात को जब बिस्तर पे जा गए हो, मतलब बिस्तर पे जब आप चले गए हो, अब बिस्तर पर जब आपको लगता है कि अब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, एसी चल रहा है और चद्दर मुंह पे तान लूंगा, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी, इस मोबाइल से मैं थक चुका हूं, अब मुझे पक्का सोना ही है, नींद आए च ना आए। अब आपने आंखें बंद कर ली, अब सिर्फ आपको फ्लैशबैक लेना है। क्या मैं सुबह कितने बजे उठा? उठने के बाद मैंने पहला काम क्या किया? जल्दबाजी में उठा, घबराहट में उठा? क्योंकि वो आपको किसी को जवाब नहीं देना, तो आप अपने आप के साथ ईमानदार हो। तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर पड़ता है कि आप जब पूरा फ्लैशबैक लेते हो, और जब आपको लगता है कि यार मैं सुबह जल्दी नहीं उठा और एकदम ऐसे तन के उठा एकदम, तो आपका ना खुद ही अपने आप को एहसास होता है यार मैंने गलत किया था। फिर पता लगा यार मैंने तो सुबह ऐसे हाथ जोड़कर ऊपर वाले का नमस्कार ही नहीं किया। अपने आप पता लगता है, आपको कोई बताएगा नहीं। फिर आप जब नीचे उतरते हो, मैंने धरती माँ को नमस्कार नहीं किया, पता लगता है। मैं जब घर से निकल रहा था, मेरी माँ ने मुझे बुलाया था, मैंने प्यार से स्माइल करके जवाब ही नहीं दिया। वो मुझे पानी की बोतल देने वाली थी, मैं भाग गया। फिर जब नीचे उतर रहा था, मुझे पता लगा गार्ड मुझसे बात करना चाह रहा था, मुझे थैंक यू बोल रहा था, गुड मॉर्निंग बोल रहा था, शायद उसको कोई मदद चाहिए थी। मैं जल्दी में था क्योंकि मैं लेट उठा था, तो मैं भाग गया। ऑफिस में जाकर या स्कूल में जाकर मैंने अपने आप के साथ कैसे व्यवहार किया, लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया, तो ये मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है। अब आप कुछ मत करो, अपने आप को करेक्ट मत करो। लोग क्या करते हैं, अपने आप को करेक्ट करने लग जाते हैं। दोष मत दो, अब सो जाओ। ब्रेन का एक ही काम है भैया, भगवान ने एक ही काम के लिए भेजा है, आपको सर्वाइवल के लिए। आपको किसी भी तरह ब्रेन आपको बचा के रखेगा और आपको खुश रखेगा। अगले दिन आप पता लगेगा आप अपने आप उठ रहे हो, अपने आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो, माँ के पैर छू रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन का काम है आपको खुश रखना। एफर्ट भी नहीं लगा, आपको अपनी गलती पता लगी। अब इस पूरे सिनेरियो में ना डिप्रेशन आएगा, ना एंजाइटी आएगी,
क्योंकि आपको अपने बारे में डिटेल में पता है बिना किसी से जाने। ब्यूटीफुल, इतना सिंपलेस्ट आंसर है। पूरा देश पूरी दुनिया परेशान है और आपने इतने सिंपलेस्ट तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके समझा दिया। विकास सर, जब इतनी इजी चीज़ें हैं तो नेक्स्ट सवाल मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टी है कि क्या हमने अपनी युवा जनरेशन को या नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा इजी लाइफ दे दी है, ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ दे दी, इसलिए भी क्या डिप्रेशन बढ़ रहा है? लोगों की चुनौतियों का सामना करने की जो फैक्टर था, इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ मैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, भैया मुझे कोटा में काम करने का मौका मिला, तो कोटा में जब ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो हम सबको लग रहा था, इंक्लूडिंग मी, कि प्रेशर बहुत है पढ़ाई का। और मेरी आंखें खुली रहेगी, फटी की फटी रहेगी कि कोई प्रेशर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चा जो जिंदगी में, जिसको माँ बाप ने कभी चाचा के घर नहीं भेजा एक रात बिताने के लिए, वो बच्चा कभी भी मामा के घर नहीं गया एक रात बिताने के लिए, दोस्तों के घर जाना उसको अलाउ नहीं था, अचानक उस बच्चे को उठा के आप एक ऐसे अनजान शहर में भेज देते हो जहां उसको कोई जानता ही नहीं। आइसोलेट कर दिया, कोई नहीं जानता उसको। अचानक बच्चा घबरा जाता है। उस बच्चे के अंडरगारमेंट आप धोते हो, मतलब अंडरवियर तक माँ धोती है, उसके बर्तन उसके आगे से आप उठा के लेके जाते हो, क्योंकि उसको आपको लगता है बच्चा पढ़ ले, इतना कंफर्ट दे दिया। और वही बच्चा अचानक कोटा जाता है, कितना ही रईस बाप की औलाद हो, खुद के अंडरगारमेंट खुद धोने पड़ते हैं, कोई नहीं धोने आता। खुद के चाय के बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, कोई धोने नहीं आता। 17 साल का बच्चा जिसको हर चीज मुंह में डाल के दी गई है, अचानक उसे लगता है मैं नौकर बन गया यार, मेरी जिंदगी क्या हो गई, मैं इस धरती पे ये काम करने आया हूं। उसको उसी काम से घिन आती है। तो इतना कंफर्ट दे दिया हमने। लोगों को क्या लग रहा है पढ़ाई का बोझ है, नहीं, यहाँ पर अब सेल्फ जो रिकॉग्निशन है वो ऐसा लगता है शैटर्ड हो गई है। मेरी इमेज पे आपने बात उठा दी, मैं मेरे अंतः वस्त्र खुद धोऊं, मेरे को घर में कभी किसी ने धोने के लिए नहीं बोले, यहाँ मुझे यहाँ धोने पड़ रहे हैं, यहाँ मुझे इस छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। तो ये छोटे छोटे जो कंफर्ट हमने अपने बच्चों को दे दिया, हर चीज उसको इस तरह से दे दी। पहले भैया बहुत सिंपल था, आपने भी अपने माँ की मदद की होगी आटा गूंदने में, रोटी बनाने में, बाजार से सब्जी लाने में, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब्जी लाने जाते हो गया, बर्तन धोने में मदद करना, कपड़े धोने में मदद करना, सब्जी लेके आना, किराना लेके आना, सारे काम करते थे, सबकी है, खुशी खुशी करते थे। आज बच्चे को ये नहीं पता सब्जी वाले से कैसे बात करनी है, पोछा कैसे लगाना है। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अब जब आप स्टूडेंट की बात करते हैं ना, तो उनको लिखने में दिक्कत आती है। अब पेरेंट्स को मैं गारंटी दे सकता हूँ ये बात ही नहीं पता कि बच्चा स्ट्रेस में भी इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको लिखा नहीं जाता। पहले हम क्या करते थे, आटा गूंथते थे, पोछा लगाते थे, तो हमारी हाथ की ताकत बढ़ती थी, तो हमें लिखने का प्रेशर फील नहीं होता था। आजकल हर बच्चे को लिखने का प्रेशर फील होता है। पहले हर माता पिता अपने साथ में बच्चे को बिठाते, चल अखबार पढ़, चल बोल के सुना, जोर से पढ़, मुझे किताब सुना। क्या है, पिता शायद अनपढ़ होंगे लेकिन मुझे सुना क्या पढ़ा है। अब समय ही नहीं है। तो क्या था, पहले हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपने सही बात पकड़ी है कि ऐसा कंफर्ट नहीं था, वो एक नेचुरल प्रोसेस था जो घर का हिस्सा सबके लिए बटा हुआ था कि ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, और ये घर हमारा है। अब क्या होगा, ये माँ का काम है, ये पिता का काम, और मेरा क्या काम है, सिर्फ बेड पे पड़े रहना और हाथ में टैब होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, बस। तो ऐसे में इसको आप क्या दे रहे हो, आप गलती से एक स्लो पॉइजन दे रहे हो। तो जो बच्चों का जो भविष्य आके खराब हो रहा है, चाहे वो कमजोर जनरेशन आ रही है, मेंटली बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर। मैंने कितनी बार ऐसा होगा, हमने लिफ्ट मांग के गए होंगे, आज का बच्चा लिफ्ट मांग के दिखा दे, कई बार हमें कोई शर्म ही नहीं आती थी। मैं जयपुर में जब भैया शिफ्ट हुआ था ना, तो पहले कुछ महीने मैं लिफ्ट लेके जाता था, अपने कॉलेज या अपने ऑफिस जाना होता था, गाड़ी थी नहीं, और बस पे कभी कभी नहीं जा पाते थे। आज का बच्चा मांग नहीं सकता। तो पहले हम मेंटली फिट बनाया जाते थे, फिर स्कूल की व्यवस्था चेंज होगी, डांटना बंद हो गया, माँ बाप ने भी डांटना बंद कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाओं से हम मेंटली वैसे एडवांस हो गए, किसमें, कैलकुलेशंस में, लॉजिकली हम एडवांस हो गए, क्रिएटिविटली हम एडवांस हो गए, लेकिन वैसे हमारे पास किसी भी रिजेक्शन को झेलने की ताकत, क्रिटिसिज्म को झेलने की ताकत, कोई हमें को टोक रहा है उसकी झेलने की ताकत खत्म हो गई। इसलिए तो सड़कों पर लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी से ना बनना, रिश्तेदारों में मीन मेक निकलना, ये सब उसकी जड़ है। तो ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले हम जॉइंट फैमिली कल्चर में रहते थे, आज हम न्यूक्लियर फैमिली कल्चर में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो इसके कारण भी जो सोशल वैल्यूज़ बच्चों को सीखने मिलती थी जॉइंट फैमिली में, जो एक आदर सत्कार होता था, जो एक डर होता था, वो आज नहीं होने के कारण भी ये सब डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा लगता है क्या?
अभी क्या हुआ भैया, मैं ना अभी जैसे सीजन चल रहा है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं स्कूल के एडमिशन्स के, तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर सोशल शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाई जाती है, उसके मेन मतलब हेडिंग में शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाई जाती है। मैंने कहा भाई साहब, अब ये भी सिखाना पड़ेगा? शेयरिंग केयरिंग कैसे सिखा सकते हो आप स्कूल में? मतलब घर पे नहीं है, ये तो मान के चल रहे हैं। तो ये अपने आप में इतना बड़ा एलिमेंट था कि स्कूल वालों ने बड़ा सा लिखा हुआ था, होर्डिंग का मेन हिस्सा वो था। पहले तो हमारे यहाँ पे किसकी शर्ट नहीं पहनी हमने, हाँ, किसके जूते नहीं पहने हमने, हाँ, किसकी बेल्ट नहीं पहनी हमने। मतलब एक शर्ट आती थी, वो चाचा भी पहनते थे, हम भी पहनते थे, हमारा छोटा भाई भी पहनता था। मेरी ये घड़ी मेरे पापा भी पहन सकते हैं, मेरा भाई भी पहन सकता है, मेरा बेटा भी पहन सकता है। अभी मेरा वेरा कहाँ से आ गया? तो देखो, हमने सोसाइटी के नियम चेंज किए हैं, तो उसका दुख तो सभी भुगतेंगे, भुगत रहे हैं आपके सामने, चाहे वो डिवोर्स के रूप में हो, चाहे वो इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं उसके रूप में हो। उसका कारण यही है कि हमने अपने आप को सर्वोपरि मान लिया, अहम ब्रह्मास्मि। इसका गलत मतलब निकाली, मैं ही भगवान हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो इसका नुकसान तो हुआ ही है। पहले दादा का डर था, चाचा का डर था, अच्छा हर किसी को हक था, हाँ, बच्चे को डांट सकता है, मार सकता है। और आप आज बीच में बोलते ही नहीं थे। और आज तो लड़ने चले जाए सोसाइटी में, आप किसी सोसाइटी में चले जाओ, जो यहाँ आसपास नोएडा मुंबई रहते हैं उनको पता होगा, बच्चा अगर निकल रहा है, कोई पड़ोसी भी बोल दे ना, अरे बेटा ऐसे, माँ बाप आ जाता है, ऐसे कैसे बोल दिया? अरे यार बच्चा है। हमारे यहाँ तो कोई भी बजा के चला आता था, हमारे टाइम पे पड़ोसी भी बजा देते थे, चाचा भी बजा देते थे, और टीचर तो बजाने ही बुलाते थे। मुझे आज भी याद है भैया, मैं गंगानगर में शिफ्ट हुआ, बीकानेर से मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ, तो मैं एक कंप्यूटर सेंटर पे पढ़ने और पढ़ाने दोनों काम करने जाता था। तो मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरे साथ थी, हम उम्र थे, हम घर जा रहे थे एक साथ। मैं जब तक घर पहुंचा, ये बात घर पहुंच गई, विकास किसी लड़की के साथ आ रहा है, तो घर वालों को भी अथॉरिटी थी, तो पड़ोसियों को अथॉरिटी थी मेरे पे नजर रखने की। तो पहले नियम हुआ करते थे, तो शर्म थी, हया हाँ। थी, डर था, रिस्पेक्ट थी। अब वो नियम खत्म हो गए। तो उसका एक ही तरीका है, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और कोई तरीका है नहीं। बाकी बड़ी बड़ी क्लासेस ले सकते हो आप, लेना चाहो तो। नियम एक ही है, बच्चों के साथ बैठ जाओ बिना गैजेट के, बस। मतलब इस सारी बातें जो हमने की हैं, उसका जो एक वन लाइनर बोला जाए तो क्या हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं, बोला जा सकता है क्या? हम एक्चुअली हम वो वाले मतलब बिन पहनने के लोटे हो गए हैं, बनना चाह रहे हैं वेस्टर्न वाले। हमसे बहुत सोना बेहतर है वो, उनसे तो दूर दूर तक हम उनसे जैसा बन भी नहीं सकते हम। और यहाँ से हमें संस्कृति, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे संस्कार हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन दिखावा करना है संस्कारों का। तो हम ना, जो बीच के होते हैं ना भैया, जैसे आपने रेलवे की बर्थ देखी है, लोअर बर्थ भी ठीक होती है, अपर बर्थ पे भी आप बैठ सकते हो, मिडिल बर्थ होती है ना, वहाँ वाट बैठ लग नहीं जाती है, सकते। ना इधर के रहे ना आप उधर के रहे। तो कुछ भी चीज जो बीच की होती है बस ना, पढ़े ही रह सकते हो, बस पढ़े रहे, बिल्कुल सही कहा आपने। वहां से पढ़े, तो हम पढ़े हुए हैं। वेस्टर्न कल्चर में कम्युनिकेशन इतना सुंदर है, वो अपने बच्चों से बात करते हैं, उनके लिए अपनी लाइफ की एक वैल्यू है। उनको लगता है मेरे को मेरे पार्टनर के साथ नहीं रहना, वो म्यूचुअली सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट लाइफ, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस। और हमारे यहाँ पर अनुराग सर के मुंह से एक वर्ड सुना था हमने, हम मेंटली तो डिवोर्स कब का ले चुके हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो हम ना इधर के हैं ना उधर, और जो बीच के होते हैं ना, तो फिर वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो आपको पता है, मुझे भी पता है, फिर वो ताली बजा पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात, वो भी दूसरों के लिए। ठीक बात। तो वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि या तो वेस्टर्न हो जाओ या फिर कंप्लीटली भारतीय हो जाओ, बीच में मत रहो बस। तो जैसे कि हमारे भारत देश की परंपरा थी गुरु शिष्य वाली, आज उस परंपरा को मेंटर के रूप में चेंज कर दिया गया है, कंसल्टेंट के रूप में चेंज कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से एक मेंटरशिप की इस पूरे समीकरण को सुधारने में क्या भूमिका हो सकती है, और आज के जो मेंटर हैं वो कहाँ अपनी सक्रिय योगदान दे सकते हैं? क्योंकि हम सब इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमें ही कुछ स्टेप लेना चाहिए जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम मेंटर्स या हम कंसल्टेंट या हम जो ट्रेनर हैं, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे इस चीज़ में कुछ योगदान तो हम दे सकें सुधार के लिए? मुझे एक जो अच्छी बात लगती है, आफ्टर कोविड लोग ना अपने आप को लेकर अवेयर तो हो गए हैं पहले से ज़्यादा। आपने महसूस किया होगा, आप इतने सारे कोचेस को हेल्प कर रहे हो, अवेयरनेस बढ़ गई है अपने आप को ग्रो करने की। अगर मैं इसको शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखूं, मुझे ऑडियंस भी बता देगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप किसी एक ऐसे राजा को जानते हो, 5000 सालों में एक राजा बता दो भैया जिसके पास गुरु ना हो। चलो भारत छोड़ो, किसी भी संस्कृति में बता दो, एक भी राजा ऐसा नहीं रहा पूरे विश्व में
पिछले 5,000 सालों में, जिसके बाद राजा के पास गुरु ना हो, मेंटर ना हो। मेंटर तब भी जरूरी था। चलो आज साइंस की बात करते हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च है, इतनी सुंदर रिसर्च है, जिन व्यक्तियों के पास मेंटर कोचेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 82% बढ़ जाती है। सिर्फ एक मेंटर होने से 82%, 82% आपकी, ये हार्वर्ड की रिसर्च बोलती है 82% तक आपकी बढ़ जाती है। कब? अगर आप किसी मेंटर के साथ में हो। मैं तो इसको बहुत सिंपल देखता हूँ भैया, कि मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, बाहर बारिश हो रही है, मुझे दिखता है कि भैया बाहर पानी भर गया, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जो मेरा मेंटर है वो फिर 26वें फ्लोर पे रहता है, उसको पता है अरे विकास तो निकल, मैं बैठा हूं ना, सिर्फ 50 मीटर का पानी है, मेरी नजर नहीं है, लेकिन मेरे मेंटर की नजर, क्योंकि वो 26वें माले पे है, उसको दिख रहा है कि 5 किलोमीटर तक भैया तेरा रास्ता साफ है, तू रॉकेट की तरह भागेगा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास बिना मेंटर के नहीं, मैं घर से नहीं निकलूंगा। और यही असलियत है, और यही फर्क है। लगभग 97.28% यानी कि 97.28% लोगों के पास मेंटर नहीं है, इसलिए वो मीडियोकर, कॉम्प्रोमाइज, बिलो एवरेज लाइफ जीते हैं, जिसको बोलते हैं जो आए हैं काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं। और उनमें से जो बचे हुए हैं यानी कि लगभग 2.5% के आसपास, उनके पास किसी ना किसी तरह से कोई कोच, कोई स्पिरिचुअल लीडर, कोई हमारी तरह कोई इन्फ्लुएंसर, जो अच्छे कोचेज है वो हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी लाइफ दिन ब दिन ग्रो होते जा रही है, पैसे के रूप में, हेल्थ के रूप में, वेल्थ के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में। तो बिना मेंटोर के तो मतलब ऐसा लगता है कि अंधेरे में आप छड़ी मारते रहोगे, परेशान रहोगे। कितनी प्यारी बात कही सर आपने। आपके बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिसमें आप कभी शरद पूर्णिमा का मेडिटेशन कराते हैं, कभी 3 दिन का मॉनसून मेडिटेशन कराते हैं, कभी कोई मेडिटेशन कराते हैं। तो साइंटिफिकली मेडिटेशन का क्या रोल है एक व्यक्ति की ग्रोथ में? बहुत बढ़िया भैया। जैसे अभी अगर मैं कोविड के बाद की इरा की बात करूं, हम लोगों ने ना इन्फॉर्मेशन लेना बहुत शुरू कर दिया। मतलब पर सेकंड के अंदर कितने सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी कि हम उसको भरे जा रहे हैं दिमाग में। अगर मैं दिमाग को एक कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव मान लूँ, 512 GB की एक हार्ड डिस्क है, और मैं इन्फॉर्मेशन डाले जा रहा हूँ और प्रोसेस नहीं कर रहा, तो एक दिन मेरा CD और E ड्राइव लाल रंग की दिखने लग जाती है, पूरी रेड कलर की होगी, भर गई। अब मुझे काम आया, मेरे को सिर्फ एक वर्ड की छोटी सी फाइल खोलनी है, मेरा कंप्यूटर बफर कर रहा है, खोल ही नहीं रहा, गर्म हो गया, हीट कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली, बाहर निकाली नहीं। बाहर निकालने का रास्ता इस कोविड के बाद, जब डिजिटल सब कुछ मेरे आसपास सब, मगर अगर इस टाइम अगर मैं वो लगा दूं ना, क्या कौन सा एक लेंस होता है जिससे सिर्फ किरणें दिखें, इंफ्रारेड, मैं अगर आई गियर पहन लूं, तो हम आसपास घिरे हुए हैं किरणों से, वेव्स से, लगातार घिरे। तो मैं अपने आप को बचा के कैसे रखूं? तो अगर 2 चीजों को ठीक करना है एक ही चीज से, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या करता है? आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहां पर इसका ग्रे मैटर, एक अंदर एक ग्रे मैटर होता है, उसका एरिया बढ़ा देता है, उसको बड़ा कर देता है। इसको अगर आम भाषा में समझे तो मेरे सोचने समझने की ताकत बढ़ जाती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी रिसर्च बताता हूं। नेवी सील्स, आपने नाम सुना होगा, विश्व की सबसे पावरफुल आर्मी का एक हिस्सा है नेवी सील्स। सबसे बड़े कमांडो माने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भारत में होते हैं NSG जैसे कमांडो होते हैं। आर्मी की और हार्वर्ड की कंबाइंड, हार्वर्ड मेडिकल्स की और आर्मी की, US आर्मी की कंबाइंड एक स्टडी हुई बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर। उनके हिसाब से जब एक नेवी सील बॉक्स ब्रीदिंग कर लेता है, वॉर जैसी सिचुएशन में, जब लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, सामने गोलीबारी चल रही है, मरने की सिचुएशन आ गई है, 52% उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। किसमें? डिसीजन लेने में, एक बॉक्स ब्रीदिंग से। ये दोनों की कंबाइंड स्टडी है। मतलब बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। बॉक्स ब्रीदिंग होती है जिसमें स्क्वायर बनता है। मतलब मान लीजिए आपने 5 सेकंड के लिए सांस अंदर ली नाक से, फिर 5 सेकंड के लिए सांस को अंदर ही रोक लिया, फिर 5 सेकंड के लिए नाक से सांस बाहर निकाली, और फिर 5 सेकंड के लिए आपने बाहर ही रोक ली। तो इसमें 2 बार सांस रुकती है, एक बार अंदर और एक बार बाहर, और एक बार अंदर जाती है और एक बार बाहर आती है। तो टोटली 4 प्रोसेस है। इसके अगर आप 5 राउंड कर लेते हो, तकरीबन 1 मिनट लगता है, और आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपकी 52% क्षमता बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई इतनी सी काम से। तो मेडिटेशन तो इससे भी 100 गुना पावरफुल है। इस पे नासा की रिसर्च है, इसरो इस पे काम कर रहा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज को आप टॉप की मानते हैं, सब ने इस पे रिसर्च की है। जितनी रिसर्च आपके पास हो मुझे जरूर दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोगों की जानकारी के लिए डाल देंगे। बिल्कुल डाल देंगे। सर बॉक्स ब्रीदिंग जैसा आपने बताया, सांस ली फिर रोका, जिसको हम
हमारे संस्कृति में आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक बोलते हैं, हाँ। लगभग वैसे ही। लगभग वैसे कुंभक में आपकी जो मांसपेशियां अंदर की तरफ खींची जाती हैं, रोका जाता है ऐसे, तो इसमें बंद लगता है। उसका एक छोटा सा रूप है सांस को बाहर रोक शुरुआत कह सकते हो आप, इनिशियल स्टेज पे भी बोलिए। बहुत बढ़िया। तो विकास जी, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली डिसीजिव की। मैं अगला क्वेश्चन भी ये पूछना चाह रहा था कि आजकल लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर भी बड़ा स्कैटर्ड हो गया, मतलब बड़ा बिखरा बिखरा हो गया। लोग एक ही डिसीजन लेने में कई बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते हैं, बहुत सोचते हैं, लेने के बाद फिर पीछे हो जाते हैं। तो ये कैसे सुधारा जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ माइंड, क्योंकि आप माइंड ट्रेनर हैं, लोगों के माइंड को भी पढ़ते हैं, लोगों के हाथों को भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल साइंटिफिक बात करते हैं, इसलिए आपसे बात पूछने में बड़ा आनंद आता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये डिसीजन का मेकिंग पावर जो है, ये हम अपने ब्रेन को ट्रेन करके क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है भैया, सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक रिसर्च कहती है कि लगभग हम रोज 35,000 के आसपास डिसीजन लेते हैं, जिसमें से 3 ही तरह के मोस्टली डिसीजन होते हैं, बाकी सब रेपिटेटिव होते हैं। अब मान लीजिए ये कमरा है भैया, जैसे अब इस कमरे के अंदर बहुत सारी गंदगी है, फैली हुई है, यहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ कपड़े पड़े हैं, वहाँ सामान पड़ा है, वहाँ जूते बिखरे पड़े हैं, वहाँ चाबी गिर जाए, चाबी उठाना मिलना आसान होगा? मुश्किल होगा। भूसे के ढेर में से जैसे सुई ढूंढनी हो वैसा वाला काम हो जाएगा। अब वहीं पर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कपड़े मैं सेट कर देता हूँ, किताबें मैं यहाँ लगा देता हूँ, शूज़ को यहाँ लगा देता हूँ, और पूरा कमरा साफ कर देता हूँ। अब वहाँ पर अब चाबी गिर जाए, चाबी छोड़िए, एक ऑल पिन गिर जाए तो मिल जाएगी आराम से। 100% मिल जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ अपने दिमाग को सेट करना है। अब वो कैसे हो सकता है? इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। जैसे अगर आपको कुछ छोटे निर्णय लेने हैं, मैंने आज सुबह नाश्ता क्या करना है, मैंने कौन सा गाना सुनना है, या मैंने कोई कोर्स खरीदना है। लोग कोर्स खरीदने में 500 रुपये 200 रुपये का कोर्स खरीदने में 3-3 4-4 दिन लगा देते हैं, जबकि रिसर्च ये कहती है तब आपको 5 4 3 2 1 काउंट करना है और डिसीजन ले लेना है बिना सोचे। इससे क्या होता है? इससे आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, इंट्यूटिव डिसीजन लेते हो। जितना इंट्यूटिव डिसीजन फास्ट लोगे, तो रिसर्च ये कहती है जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे आप धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, ये खुद बोलते हैं मैंने अपनी इंट्यूशन के बेस पर डिसीजन लिया, मैंने अपनी गट फीलिंग पर डिसीजन लिया। वो आप प्रैक्टिस तो करवाओ। आपने तो नाश्ते वाले काम को ही आधा घंटा लगा दिया कि आज हम नाश्ता क्या बनाएंगे, आज मैं शर्ट कौन सी पहनूंगा, आज मैं कपड़े कौन से पहनूंगा, आज मैं गाड़ी में गाना कौन सा सुनूंगा। हम तो इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं। तो मेरी जो मेन एनर्जी है वो उन छोटे डिसीजन के लिए नहीं चलेगी, और मेरे ब्रेन को ट्रेनिंग ही नहीं है कि फास्ट डिसीजन लेना कैसे है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, तो जितने भी ऐसे डिसीजन है जिसका आपकी लाइफ पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, उसको आप 5 काउंट से पहले पहले ले लो। बड़े डिसीजन कैसे? जिसमें आपका बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। मान लो घर खरीदना है, शादी करनी है, करियर बनाना है, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, तब आप लॉजिकली थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड में मिलो। अदरवाइज बाकी सारे डिसीजन, दोस्त ने बुलाया चलो, खाना खाने जा रहे हैं, खाने का ऑर्डर देना है, 5 काउंट से पहले तुरंत प्रभाव से ब्रेन को बताओ कि ये मेरे लिए चुटकियों का काम है, उसको ट्रेनिंग दे दो। तो 5 4 3 2 1 करेंगे, आपका इंट्यूटिव ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आप कर लोगे। सर, लोग बोलते हैं कि हम दिमाग के गुलाम बनते जा रहे हैं, जबकि दिमाग को हमारा गुलाम होना चाहिए। और क्योंकि आप एक माइंड ट्रेनर भी हैं, लोगों को पीक परफॉर्मेंस कैसे लाना है वो भी सिखाते हैं, तो मैं साइंटिफिक तरीके से समझना चाहता हूँ कि ये जो आप सबकॉन्शियस ब्रेन की कभी कभी बात करते हैं आपकी वीडियोस में, मैं सुनता हूँ, तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके समझाइए कि ये क्या है और इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। पीक परफॉर्मेंस पहले समझते हैं, पीक परफॉर्मेंस क्या होती है। आपने कभी विराट कोहली को खेलते हुए देखा? वो जब खेल रहा होता है तो रॉकेट होता है, वो वही अलग जोन में होता है, अलग जोन में, एग्रेशन अलग जोन में, और मतलब उसको डर ही नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। हार्दिक पांड्या का अगर आपको 2020 का हमारा फाइनल का मैच का लास्ट ओवर याद हो, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है, गालियां दे रहा है, क्योंकि वो तब बहुत हेट्रेट में वाले मोड में थे। लेकिन क्या बंदा कूल एकदम 6 के 6 बॉल डाल रहा है, नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट है। तो मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा क्या किया, इतना शोर है कि कान में से खून आने लग जाए एक आम व्यक्ति के लिए, लेकिन वो बंदा फोकस्ड है। वो है पीक परफॉर्मेंस। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो मेरी एक बॉडी है, मेरा एक ब्रेन है और एक माइंड है, 3 चीजें मेरे पास। तीनों जब एक साथ हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस कहलाती है। तीनों में से एक चीज गायब है तो परफॉर्मेंस नहीं कहलाती।
मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, फिजिकली टायर्ड हूँ तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, और मेरा ब्रेन कुछ और कर रहा है, मेरा ध्यान कहीं और है, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो तीनों को अलाइन करना बहुत जरूरी है। ये तीनों अलाइन हो जाएं तो समस्या खत्म है। मतलब मन, मस्तिष्क से शरीर, मन, मस्तिष्क और शरीर, तीनों चीजें, तो ये तीनों जब अलाइन हो जाती हैं तब आप परफॉर्मेंस कहलाते हो। वरना तो बैट तो मुझे भी पकड़ना आता है, बॉल उसको भी खेलनी आती है। फर्क सिर्फ इस चीज का है कि मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है और मेरा अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट हो जाएगा तो मेरा परफॉर्मेंस या फॉर्म कहलाएगा। यही इसका इतना फर्क है। अब आपने जो सवाल पूछा सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, मुझे तो लगता है भैया वो शादी वाली घोड़ी देखी है आपने? शादी वाली घोड़ी और ऊपर एक दूल्हा बैठा होता है, और इन दोनों को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति होता है जो घोड़ी को पकड़ के चलता है। तो जो घोड़ी है ना, उसके पास ताकत है आपको आपके डेस्टिनेशन यानी कि दुल्हन के घर तक ले जाने की, जिसको आप बोल सकते हो कि आपके पास जिन है। वो घोड़ी के बिना आपको अलाउ नहीं है जाना। तो वो है सबकॉन्शियस माइंड पावर। और वहाँ है आपके पास एक कॉन्शियस माइंड यानी कि जो दूल्हा है, जिसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा। उसकी पावर सिर्फ 5% है, वो सिर्फ ऊपर बैठ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने के लिए होता है हमारा ब्रेन या बॉडी, दोनों में से एक चीज पकड़ लीजिए आप। अब दूल्हे को लगता है कि मैं ही चलाऊंगा, तू छोड़ बाहर निकल। उसकी पावर ही 5% है, उसको घोड़ी चलाना ही आता ही नहीं है, तो वो पहुंच ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। अब यहाँ पे घोड़ी को लगता है दूल्हे की जरूरत नहीं है, तू साइड में रह, मैं ही चली जाऊंगी, और मेरे को उसकी भी जरूरत नहीं जो मुझे पकड़ के बैठ रहा है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास कुछ पता ही नहीं इसको, वो हवा में भागेगा, हेवे भागेगा, इधर उधर भागेगा, उसको मालूम है रास्ता भी नहीं पता। रास्ता दिखाने के लिए दूल्हा चाहिए, और चलने के लिए उसको पकड़ के एकदम कंट्रोल करने के लिए आपको बॉडी यानी कि ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए। ताकत सारी आपकी जिन्नी के पास है। जिन्नी को जितना आप सही कमांड दोगे उतना वो आपको करके दिखाए। जैसे चैट जीपीटी आपने यूज किया होगा, चैट जीपीटी पे सही सवाल पूछना एक अपने आप में आर्ट है। आंसर सारे उसके पास है। तो सारे सपने अगर पूरे करने हैं तो सवाल सही होना चाहिए। सवाल अगर गलत है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, जब बताया, जब जहां से भगवत गीता शुरू हुई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने ही परिवार को क्यों मारूं। सवाल सही था, व्यक्ति सही था। जब आंसर आया सबकॉन्शियस माइंड से यानी कि श्री कृष्ण से, तो एक भगवत गीता के रूप में आया, भागवत के रूप में आया। तो आपके सवाल सही होने चाहिए, उसके लिए कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। पूछना किससे, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। वाह, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपने चीज़ों को समझा दिया। विकास जी, कुछ दिन पहले आपके घर गया और आपके बेटे से मुलाकात हुई ईशान से, तो बातचीत में ये पता चला कि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और बहुत फास्ट रीडिंग की है, और वो मिड ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा करता है, आँख में पट्टी बांध के बहुत सारे करतब कर लेता है। तो ऐसे संस्कार या ऐसी क्या ट्रेनिंग आपने ईशान को दी, और किस समय से देना शुरू की, और क्या वो इतनी इजी, इतनी सिंप्लीफाई है कि देश के बाकी पेरेंट्स भी कर सकते हैं? बहुत सिंप्लीफाइड है एक्चुअली। उसका नाम मिड ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, उसका जो सही नाम है सुपर सेंसरी प्रोग्राम है। सुपर सेंसरी मतलब सुपर सेंसरी प्रोग्राम। हाँ, उसका कारण क्या है, मेरी 5 सेंसेस हैं। आंखों से देख सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। तो अगर मैं इनकी ताकत बढ़ा दूं यानी कि प्रोसेसर बढ़ा दूं, मेरे पास आईफोन 12 है तो उसका प्रोसेसर स्लो है, आईफोन 17 आ गया तो यानी कि पावर बढ़ गई। इस पावर को अगर बढ़ा दो तो आप वो सब कुछ कर सकते हो आंखों को बंद कर कर, जो आप आंखें खुली करके भी कर सकते हो। तो हमने उसकी ट्रेनिंग दी थी जब वो मेरे ख्याल 8 साल का था। 8 साल की उम्र में उसको हमने कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करवाई। एक बाइनरल बीट्स होती हैं अल्फा लेवल की और थीटा लेवल की, वो सुनवाया उसको। वो देने के बाद उसको रोज प्रैक्टिस करनी होती थी, जो कि कोई भी बच्चा प्ले वे में खेलते खेलते मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ जब मर्जी कर सकता है। 15 मिनट डेली देने होते हैं सिर्फ। पहली कुछ इनिशियल क्लासेस 5 से 7 घंटे की होती हैं, उसका 15 मिनट डेली मोर देन इनफ है। इसलिए वो उसकी रीडिंग बढ़ गई, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, याद करने की शक्ति बढ़ गई। बाकी जो मैजिशियन जो करते हैं आंखों पट्टी बांध कर, वो ट्रिक करते हैं, और ये इन्होंने ट्रेनिंग लेकर प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये तो मैं इस सवाल में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं जिससे उनका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्या ये चीज़ें एक अडल्ट भी, यदि जिसको अब अवेयरनेस ही 40 साल में आई है, वो करे तो क्या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो सकती है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली में। किसे, मैं अगर आपसे या ऑडियंस से सवाल पूछूं, बच्चा जब तक पढ़ाई कर रहा है उसके बाद एक ही तो काम है सर, पढ़ना, खेलना, मजे लेना। उसके बाद बड़ा ब्रेन है, ताकतवर ब्रेन है, वो मजे कर रहा है।
फिर हमारी उम्र बढ़ने लगती है, 25-26 साल के हो गए, शादी हो गई, फिर आपकी मेरी एज में आ गए, हमारे पास रिश्तेदारी भी है, करियर भी बनाना है, बच्चा भी संभालना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और 50 तरह की, और हमारा ब्रेन डिक्लाइन होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, साइज धीरे धीरे कम होता जा रहा है उसका, जिसको आप एजिंग बोलते हो। उल्टा हमारे लिए तो रामबाण है, संजीवनी है, हमें तो और ज़्यादा करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, उतना हमारा ब्रेन पावरफुल होगा, उतनी ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उतनी ज़्यादा हम पावरफुल काम कर पाएंगे। हम या आपके आसपास जिसको भी आपको लगता हो कि यार विकास, यार ये व्यक्ति के पास ना ये पावर थी, ये 100 करोड़ का आदमी है, मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है, अगर ये कर ले तो, इसका क्या मतलब है, यानी कि वो अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कर ले तो 100 करोड़ का आदमी है। ऐसी ब्रेन है भैया, वो ब्रेन का अगर सही एक्सरसाइज कर दे तो सही पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंप्रूव हो जाएगी, ब्रेन फोग भी खत्म हो जाएगा, और उसका ऑरा या उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, उसकी पॉजिटिविटी जिसको आप बोलते तो हो। सर कोई एक दो सिंपलेस्ट एक्सरसाइज आप ऑडियंस को बता सकते हो जो वो आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे और जिससे उसकी सोचने की शक्ति, फोकस, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग सब बढ़ सके? हाँ, एक क्यों भैया, 2-3 कर लेते हैं, आपके साथ बैठे हैं तो। पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमने पहले सीखी है स्व अध्ययन, वो तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। उसके बाद बॉक्स ब्रीदिंग की बात हो रही है, बॉक्स ब्रीदिंग भी अगर आप कर लेते हो तो आप जो चाहो तब वो कर सकते हो आप। तीसरा भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को करनी चाहिए, अगर वो एग्जाम देने जा रहा है, अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर, गारंटीड, वो 100%, अगर उसने कभी पढ़ा या सुना है तो उस इंटरव्यू के अंदर वो फोकस रहेगा, काम रहेगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी एक सिंपल सी एक्टिविटी से। और अगर आपको लगता है कि आपके अपने बॉस के साथ कोई हॉट टॉक होने वाली है, या आपको लगता है कि मुश्किल बात करनी है किसी एक व्यक्ति से, उस समय भी ये एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है। करना क्या होता है भैया, आप सब मेरे साथ साथ करना, हम पंजों को ऊपर कर लेते हैं हवा में, ठीक है, और अभी जब हम अंदर सांस लेंगे ना तो शरीर का एक एक हिस्सा टाइट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम अचानक सांस छोड़ेंगे मुंह से, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जब इसमें ब्रेन को, बॉडी को और माइंड को, तीनों को अलाइन कर रहे हैं। तो ये आपको चंद सेकंडों में परफॉर्मेंस वाले पीक परफॉर्मेंस वाले जोन में आ जाएंगे हम। मतलब मैं अगर इस टाइम ब्रेन का टेस्ट करवा दूं तो आप अल्फा और बीटा के फ्यूजन पे हो गए, यानी कि आप काम भी और फोकस्ड भी हो। करके देखते हैं अपने। तो अब आप आंखें बंद कर लो और मेरे साथ साथ ईमानदारी से करना। मतलब पैर जमीन पे रख के ऐसे ऊपर करना है या हल्के हवा से में करना है? नहीं, वो जैसे मर्जी कर लो आप, मतलब कुल मिला के पैर पूरी ऊपर होना बॉडी चाहिए। को टाइट करना है, अच्छा। कसना है पूरी बॉडी को, ओके। ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो सांस ले रहा हूँ मैं, अब मेरे पंजे ऊपर हो गए, मेरी थाइस कस की, स्टमक को मैंने कस लिया, शोल्डर को कस लिया, मेरी मुट्ठियां कस के बंद होगी, पूरा चेहरे के भाव कस लिए, आंखें भींच ली, मोर टाइट 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 टाइट, कस के और कस के, और अब अचानक सांस छोड़ दो। तो इस तरह मेरे साथ आप 2 बार करो, एक बार एक साथ साथ करते हैं, फिर मुझे बताना। ओके, सांस कस के कस के कस के कस के कस के कस के कस के, एक बार और सांस कस लो, कस के कस के कस के कस के कस के कस के कस के, बाहर निकालो। अब जो तीसरा हम राउंड करेंगे, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करेंगे, फिर देखेंगे कि आप किस लेवल पे हो, फिर मुझे बताना आपको क्या महसूस हो रहा है। वापस सांस अंदर लेते हैं, पूरी बॉडी को कस लो कस लो। अब एक बार हल्की सी आंखों को रिलैक्स करो, धीरे सांस छोड़ते हुए, गर्दन को रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स, मुट्ठियों को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, पंजों को रिलैक्स, रिलैक्स 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 रिलैक्स। फील द सेंसेशन, अंदर हो रहे चेंजेस को, वाइब्रेशन को, स्पंदन को महसूस करो। अब धीरे से आंखें खोल लो। अब पूरी बॉडी का एक एक मॉलिक्यूल मुझे लग रहा था कि सेंसेस, मतलब कुछ है मेरी बॉडी में। इस टाइम छोटे आप छोटे 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 वो ऐसे जैसे चींटी काटती ना, तो चींटी काटने का बहुत छोटा वाला रूप शरीर में झंझनाहट के रूप में महसूस होगा। हो और रहा था। अभी अगर अगले 20 से 25 मिनट के लिए अगर भूकंप भी आ जाए तो आप बहुत कामली, आराम से, मुस्कुराहट के साथ सारे काम करोगे बिना चिल्लाए। ये वही स्टेट है जब मैं बोलता हूँ हार्दिक पांड्या वाली जो स्टेट थी ना, लास्ट का ओवर, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है और आपका ध्यान पूरा अपने काम पर है, बिना किसी परेशानी के। कैप्टन कूल वाला स्टाइल है ये। बहुत बढ़िया जवाब दिया विकास भाई। अगला सवाल भी कुछ इससे मिलता जुलता था। आज जो लोग दिखावे की एक जिंदगी जी रहे हैं कि इसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, इसका 2 BHK है तो मेरा भी 2 BHK हो, इसका 5 BHK तो मेरा भी 5 BHK,
इसका बेटा इतने बड़े स्कूल में तो मेरा बेटा भी इतना बड़े स्कूल में है, और उसमें जो प्रेशर आ रहा है, तो हम अपने ब्रेन को कैसे इन चीज़ों के लिए समझाएं? क्योंकि ब्रेन को समझाना, अभी ये ब्रेन काम करता है इसके लिए या दिल काम करता है, मैं नहीं समझता हूँ, मैं थोड़ा इसमें कमज़ोर हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस डिसीजन में, उसको कैसे ट्रेंड करें कि वो ये सारी चीज़ों का सही डिसीजन ले कि कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कैसे अपने बजट में सुकून से ये सारी चीज़ें हो सके। भैया मेरे को तो एक ही बात समझ में आती, जब मैं इसको बहुत डीप में जाके देखता हूँ, ये सारा प्रॉब्लम ये है, दो वजह से आता है। एक, जब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं काम कर सकता हूँ, तो मुझे आपसे जलन है। मुझे लगता है आपको ज़्यादा भगवान ने कुछ गिफ्ट दे दिया है, आपको बिना काम की मेहनत के, बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल रहा है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअली में अंदर डाउट है, तो मेरा अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट है, अपने बारे में पता नहीं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं, अपने वीक पॉइंट के बारे में पता नहीं, अपने बारे में किसी से पूछा नहीं, अपने लिए किसी से कोचिंग नहीं ली। तो फिर जब वो मुझे डाउट है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मिल गया, आपकी थाली में ज़्यादा बड़ा लड्डू है। तो पहला तो कारण यही सबसे बड़ा है। इसके लिए एक ही तरीका है, मैं इतना ही बोलूँगा, जितना आप कमाते हो उसका लगभग 10 से 20%, अगर आपका 50,000 आप कमा रहे हो, तो मैं बोलूँगा हर महीने कम से कम 10,000 रुपये किसी भी कीमत पे बचाओ, और उसको किसी भी कीमत पर अपने ऊपर खर्च करो। बैंक में नहीं जाना चाहिए, कोई सिप नहीं करनी, कुछ नहीं करना। पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। कमाए के कौन देगा? ये, इसकी ट्रेनिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोर्स करो, मेंटोर के पास जाओ, स्किल सीखो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तक इसको फुली ट्रेन नहीं कर देते तब तक इस पर लगातार काम करो। जिस दिन ये करने लग गए उस दिन भैया किसी से कोई जेलसी नहीं होगी, किसी से। अच्छा, जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है क्योंकि आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा दिया। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक घड़ी पहनी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं 4 घड़ियां और खरीद सकता हूँ। मुझे लगता है मैं एक घड़ी से मेरा काम चल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने घड़ी कौन सी, आपने तो पहनी भी नहीं है। आपके पास तो गिफ्ट भी आई थी, मुझे पता है, मनमोहन भाई ने दी थी, फिर मैं सही कह रहा हूँ ना, आप वो भी नहीं पहन रहे, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है। चित्रेश सोनी जी को अपने आप पर भरोसा है, वो इस घड़ी के मोहताज नहीं है, इस ब्लेजर के मोहताज नहीं है। तो मुझे अपने आप पर क्यों भरोसा है? क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है, या मैंने ट्रेनिंग ली है, या मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि तू इस लायक है, तो इसके मोहताज नहीं है तू कि तू 4 घड़ियां खरीदने, मैं 50,000 रुपये फालतू में लगा दूँ। मैं लगाऊंगा ना अपने ऊपर, मैं ढंग का कोर्स करने जाऊंगा। मैं मसूरी गया था अनुराग सर का कोर्स करने के लिए, 70,000 रुपये खर्च करके आया, तो क्यों ना करूँ, इन कामों पर लगाऊंगा ना। तो अगर व्यक्ति अपने ऊपर इन्वेस्ट करने लग जाए, मैं यकीन से कह सकता हूँ उसको डाउट नहीं आएगा, उसको जेलसी नहीं आएगी, इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा सफ़ेद शर्ट में देखा है, आपके पैसे नहीं हो शर्ट खरीदने के, आप समय बचाना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि आपका विजन बड़ा है, बड़ा करना है। इन छोटे दकियानोसी घटिया चीज़ों में आप फंसना नहीं चाहते। तो जो फंसना चाहता है उसको मायने रखेगा कार या बेकार। कार भी नहीं वैसे मेरे पास कार नहीं है मेरे पास, सारे ड्राइवर मिल जाते हैं, सब करोड़पति ड्राइवर हैं अपने पास। मैं कार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कार पे एक बात बताता हूँ भैया, क्या हुआ कि जो सिग्निफिकेंट वाली बात हो रही है, अब जब यहाँ शिफ्ट हुए तो अभी दुर्वेश जी और आशीष जी के साथ मैं बैठा था, ऐसी बात चली, मैंने कहा भैया कार चेंज करनी, कौन सी लेनी चाहिए? तो दोनों ने ऐसे घूर के देखा मुझे। मैंने कहा क्या हो गया? 2 साल तक बिजनेस पे पैसा लगाओ और अपने ऊपर पैसा लगाओ, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब चाहिए तब ले जाना। तो जब आप ऐसी कम्युनिटी में हो, कहाँ से आपको जेलसी आ जाएगी? ठीक बात। तो या तो आप गलत ग्रुप में हो तो आपको इस तरह की समस्या आ रही है, या फिर आप गलत मेंटोर के साथ हो या बिना मेंटोर के हो तो ये समस्या आ रही है। तो दोनों चीजें चेक कर लो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सुहानी शाह से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि आप माइंड भी रीड कर लेते हो? मेरा अगला सवाल भी कुछ इसी के आसपास था। हाँ भैया, सुहानी शाह से मिलने का है, अभी बात चल रही है, उससे आने वाली है वो। मैं अगला सवाल ये समझना चाह रहा था विकास भाई कि कम्युनिटी का या संगत का एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ता है, और संगत कैसे लोगों की करना चाहिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। मैं तो अभी इस पे साइंस की बात करूंगा, फिर एक हमारे मित्र हैं अमर सर, उनका एग्जांपल लूंगा, जो उनका एग्जांपल है ना। साइंस ये बोलती है भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे सबने सुना होगा कि आप आसपास के 5 लोगों के आप एवरेज हो, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन इसको और बेहतर से समझने के लिए एक बहुत अच्छी रिसर्च है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम बोल रहा हूँ, शायद स्टैनफोर्ड की है। इतनी अच्छी रिसर्च लगी मुझे कि अगर आपके आसपास के लोग आपको ये देखकर ये सोचते हैं कि चित्रेश सोनी ये कर सकता है,
विकास ये कर सकता है, इसका ये पोटेंशियल है। तो विकास और चित्रेश सोनी जी अपने पोटेंशियल का 100 से ज़्यादा % देते हैं एज पर न्यूरो साइंस। और साथ वाला ग्रुप यही सोचता है जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ठीक है, बढ़िया ही करता होगा यार, पता नहीं, ठीक ही है, जैसी चल रही जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी का लगभग 50% खो देते हो। तो आपके लिए संगत इसलिए मायने रखती है। अगर आपने ग्रो नहीं कर रहे हो तो समझ लेना संगत, आसपास के लोग आपको देखकर सोच ही नहीं रहे कि आप इस लायक हो। बाकी एक अमर सर का एग्जांपल बहुत अच्छा है कि ग्रुप या संगत क्या मायने रखती है। वो पूछते हैं कई बार कि अगर आपको मान लो एक नोएडा में प्लॉट लेना हो तो कितने का होगा भैया आपके हिसाब से? 2-3 करोड़ तो खर्च करने पड़ेंगे कम से कम। अपन 3 करोड़ पकड़ लें। हाँ। अब इस 3 करोड़ के प्लॉट के जड़ में एकदम कब्रिस्तान खुल जाए, शमशान भूमि खुल जाए, कितने का रह जाएगा? 30 लाख का भी नहीं बचेगा। और जड़ में एकदम शाहरुख खान एक बंगलो ले ले तो 30 करोड़ का हो जाएगा। 30 करोड़ का हो जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो इस प्लॉट की कीमत नहीं है, आसपास कौन है उसकी कीमत है। बराबर। तो फिर आपकी मेरी कीमत ये नहीं है कि विकास क्या है। विकास के साथ अगर चित्रेश सोनी जी खड़े हैं तो विकास की कीमत वो है। तो फिर हमारे लिए संगत वही है जिससे हमारी कीमत बढ़ती है। आप कहाँ बैठे हैं, और आपका तो मैंने एग्जाम्पल भी सुना है, आप ही के चाचा ने आपको बोला था कि यहाँ मत बैठ, कीमत गिर जाएगी, वहाँ बैठ जहाँ लोग तुझे देखकर बोले कि ये चित्रेश सोनी बनना है। ठीक बात है। विकास भैया, एक शब्द और बड़ा कॉमनली सुनने मिलता है, माइंडफुलनेस होनी चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए। तो क्योंकि आप ब्रेन पे बहुत काम करते हैं तो मैं इस टर्म को एकदम सिंप्लीफाई जानना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि माइंडफुलनेस का मतलब कैसा क्या होता है और ये कैसे अचीव किया जा सकता है। वाह भाई, आपके वैसे एक बात बता दूं, आपने जब पॉडकास्ट शुरू हो रहा था आपसे एक सवाल आपने मुझसे पूछा था, ऐसा क्या है जो अभी तक आपको लगता है कि पूछा नहीं गया? ये सवाल ही मेरे आज तक कभी नहीं पूछा गया। मेरे लिए भैया माइंडफुलनेस एक ही चीज़ है। भगवान ने दिमाग बनाया है और न्यूरो साइंस इसको स्टेब्लिश करती है। हम गलती से भी मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बने, हम एक बार में एक ही काम करने के लिए बने हैं। इसे ही माइंडफुलनेस बोलते हैं। और कुछ नहीं है। पानी पी रहे हो, सिर्फ पानी पियो। खाना खा रहे हो, खाना खाओ। कोई टीवी नहीं, कोई गैजेट नहीं। आपसे बात कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। एक बार में एक काम। इसको हमारे संस्कृति में कहा भी गया, एक सधे सब सधे। अगर इतना हो गया, आपने एंजाइटी सुनी है, जीरो। आपने सुना मेरा ध्यान नहीं लगता, वो जीरो हो जाएगी। आपको लगता है डिप्रेशन आता है, वो जीरो हो जाएगा। फिजिकल बीमारी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने आप को इग्नोर किया। अब आपने एक सदे यानी कि आप एक बार में एक काम करते हो तो पूरा ध्यान कहाँ चला गया? अपने ऊपर चला गया। नहाते हो, सिर्फ नहाओ। पहले हम नहाते हो भी गाना गाते थे, अब हम नहाते हैं रांद काटते हैं। भागना है टाइम पे, एक बार में एक काम। टूथब्रश करना है, आराम से टूथब्रश करो। चाय पीनी है, अरे चुस्कियां लेकर आनंद लेके चाय पी, भागम भाग में नहीं, मुंह मत जलाओ। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। कुछ भी नहीं करना, आपको यही मेडिटेशन है। अगर ये भी कर लिया ना, और कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल, कितना सिंप्लीफाई तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज भाई बीच में आपने एक बात बोली अनुराग जी के प्रोग्राम की, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। क्या आप खुद इतने एस्टेब्लिश्ड ट्रेनर हैं, इतने एस्टेब्लिश्ड मेंटर हैं, सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स को आप हेल्प कर रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों बिजनेसमैन को आप हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आप जगह जगह जाके ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये क्यों करते हैं जब आप ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं? फिर भी ट्रेनिंग की भूख क्यों है? मुझे लगता है मेरे को मेरी कीमत बढ़ानी है। और जब तक मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ और ऐसे लोगों से नहीं सीख रहा हूँ तो मेरी कीमत कैसे बढ़ेगी? मेरी प्लॉट की कीमत कब बढ़ी? जब मेरे शाहरुख खान मेरे पड़ोस में आ गया। तो जब शाहरुख खान के साथ मैं हूँ तो फिर विकास की कीमत बढ़ गई ना। तो मुझे अगर कीमत बढ़ानी है तो अपने से अच्छे, अपने से ज़्यादा ट्रेंड, अपने से ज़्यादा हाईली स्किलफुल लोगों के साथ अगर मैं रहता हूँ, उनसे सीखता हूँ, तो वही तो सिखाऊंगा। तो वो उससे अच्छा था। और जिस दिन मुझे ये गलतफहमी हो गई कि मुझे आता है, उस दिन तो मैं मर गया, खत्म हो गया। फिर मैं कौन सा कोच, फिर मैं किस तरह का व्यक्ति? फिर तो मैं स्वाभिमान की बजाय अभिमान में फंस गया, घमंड में फंस गया। उसमें कभी नहीं आना। उससे मैं एक ही दुआ मांगता हूँ, इससे बचा के रखना, बाकी जो मर्जी करवा। वाह, बहुत बढ़िया। विकास जी, सुबह उठने पे बड़ा फोकस रहता है आपकी, बहुत सारी क्लासेस में हमेशा सुनता रहता हूँ। मॉर्निंग 21 दिन का, मॉर्निंग अलग अलग समय पे, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है या कोई साइंटिफिक रिसर्च है जो ये बताए कि मॉर्निंग उठने में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लेट काम करने में प्रोडक्टिविटी कम होती है?
मैं आपको ना इसको दो तरह से बताता हूँ। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में यानी कि भगवान शिव का महीना बोलते हैं, और कहते हैं बारिश होती है इस समय। मिट्टी की खुशबू कैसी लगती है भैया? बहुत शानदार, सौंधी सौंधी। सौंधी सौंधी लगती है। अच्छा, कभी आपने सुना जैसे आपके घर में बच्चे हैं, हमारे शरीर पे कभी पित्त हो जाती है, तो दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से, फिर बोलते हैं सावन के जब महीना आएगा ना पहली बारिश में नहा लेना, तेरे सारी पित्त से हो हाँ। जाएगी। ऐसा क्या है उसके अंदर? इस पानी के अंदर नेगेटिव आयंस हैं। ओके। श्रावण मास में जब जब बारिश होती है उस पानी के अंदर नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयंस और हमारे शरीर के अंदर होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो जब नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन मिलते हैं तो वो बैलेंस बना देते हैं, आपको एक अलग स्टेट पे ले जाते हैं। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे वो फिजिकल डिजीज है चाहे वो मेंटल डिजीज है, उसको दूर करते हैं। इसलिए बारिश में जब आप नहाते हो आप शांत, एकदम ब्लिस, एकदम आनंद का महसूस करते हो। जो आप ग्राउंडिंग का इफेक्ट है, यानी कि जमीन पे जो नंगे पांव चलने का है, वो सेम इस समय मिलता है। और इंटरेस्टिंग, श्रावण मास में शाम के समय, हर शाम में, लेकिन श्रावण मास की शाम के में अल्फा वेव्स बहती हैं। अच्छा। क्योंकि इस समय धरती का, ये सब आप साइंटिफिक चीजें बता रहे हैं? साइंटिफिकली प्रूवन है ये। तो ये इस समय अल्फा वेव्स होती हैं। और अल्फा वेव्स क्या होती हैं? ब्रेन में से 5 तरंगें निकलती हैं। मुझे आपसे बात करनी है तो बीटा वेव्स चाहिए, मुझे रिलैक्स करना है, कुछ सोचना है, अपने लिए प्लान करना है, तो मुझे अल्फा चाहिए, मुझे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जाके ट्रेनिंग करनी है तो थीटा और डेल्टा चाहिए। तो अल्फा वेव्स जब भगवान खुद दे रहा है, उस समय अगर आप मेडिटेशन कर लो, उस समय अगर आप अपने लिए प्लानिंग कर लो, उस समय अपने भविष्य के बारे में सोच लो, उस समय अपने रिश्ते के बारे में सोच लो, उस समय अपने करियर के बारे में सोच लो, सब पूरा होगा। सिर्फ आपको सही तरीके से सोचना आना चाहिए। यही सेम समय हमें सुबह मिलता है, प्रकृति देती है। सुबह का समय, पहली बात तो सनलाइट अगर आपकी बॉडी को 15 मिनट के लिए मिल जाए तो आपकी पूरी बॉडी में से नेगेटिव चीजें बाहर निकल जाती हैं। एज पर न्यूरो साइंस, फिजिकल बॉडी आपकी पावरफुल हो जाती है। जब फिजिकली पावरफुल हो तो मेंटली पावरफुल होगी। ऊपर से प्रकृति उस समय अल्फा वेव्स पे चल रही होती है। और वो समय आपका ऐसा होता है जब आप मेडिटेशन में चले जाओ, आप अपने आप के साथ समय बिताओ, अपने सबसे मुश्किल काम को उस समय करो आप, जो आपके पूरे दिन में हो सकता है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि प्रकृति आपके साथ है, उसका आपके कंधे पे हाथ है ऐसा। वाह। मतलब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि जो मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करेंगे उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो गया, खत्म ही हो जाएंगे? मैं ये बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन दिन में कभी भी करो। आपको 101% इसका बेनिफिट लेना है तो सुबह करो। आपको इसको 101% आपको बेनिफिट लेना है तो संध्या काल पे करो। आपको 100% लेना है तो आप कभी भी करो। आपको 1% एक्स्ट्रा लोगों से अलग चलना है, आगे बढ़ना है, तो सुबह या शाम, संध्या। वाह, बहुत बढ़िया विकास भाई। तो क्योंकि आज हम ब्रेन पे ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं समराइज करते हुए टॉप 3 एडवाइस आपके द्वारा चाहूँगा आज के युवाओं के लिए, यूथ के लिए, या स्टार्टअप करने वाले बिजनेसमैन के लिए, कि वो अपने ब्रेन की बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए कौन सी 3 आपकी एडवाइस मान लें, या कौन से 3 आपके बातों को फॉलो कर लें जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी, पीक प्रोडक्टिविटी हो जाए। वाह, अगर आपको अपने आप को बहुत बैलेंस रखना है, और आप चाहे स्टार्टअप फाउंडर हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हर तरह से आप दिमाग के 2 ही हिस्से काम में लेने वाले हैं, या तो लॉजिकल या क्रिएटिव। यानी कि एक है सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड, यानी कि जिसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, एक है चंद्र नाड़ी से कनेक्टेड जिसको हम बोलते हैं आपका क्रिएटिव ब्रेन। इन दोनों को अगर बैलेंस कर दूं तो प्रॉब्लम खत्म। तो दिन में समय निकाल कर किसी भी तरह से दिन में कम से कम 3 मिनट के लिए नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, यहाँ पे एक पिक्चर लगा देना ताकि पता लग जाए। अनुलोम विलोम मतलब एक नाक से सांस लेना, छोड़ना, फिर उसी से लेना, फिर छोड़ना। तो एक बार हम कर लेते हैं ना साथ में लोगों को। ये तो और बढ़िया है। ठीक है, तो वैसे तो नाड़ी शोधन करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए अनुलोम विलोम। तो होगा क्या, आप दोनों नाक से सांस लोगे और लेफ्ट को बंद कर दोगे, सॉरी राइट को बंद कर दोगे और लेफ्ट से छोड़ोगे। क्योंकि शुरुआत हम हमेशा चंद्र नाड़ी से करते हैं, तो आप लेफ्ट से सांस लोगे, सांस अंदर चलेगी, अब लेफ्ट को बंद कर दो, राइट से बाहर निकाल दीजिए, इसे रोक लीजिए। अब राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालिए। ये हमारा एक राउंड है।
ये अनुलोम विलोम है। इसका नेक्स्ट लेवल ये है कि अंदर सांसों को रोकना होता है कुछ समय के लिए। बॉक्स ब्रीदिंग जिसको आपने बताया। बॉक्स ब्रीदिंग नहीं भैया, वो अलग है, लेकिन अनुलोम विलोम के साथ होगा वो। जैसे आपने लेफ्ट से सांस ली, फिर 4 सेकंड के लिए रोक लो, फिर 8 सेकंड के लिए निकालो, इसके अलग अलग राउंड हो जाएंगे फिर वो। लिम्फेटिक ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। हाँ, लिम्फेटिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए ये जरूर करना चाहिए। ओके। दूसरा मुझे लगता है इस डिस्ट्रैक्शन के समय पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी एक बहुत सी प्रैक्टिस होती है 5 4 3 2 1, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, आप कैब में हैं, आप चाय पी रहे हैं, या आप ट्रेन में हैं, बॉस के कैबिन में हैं, उस समय सिर्फ जब भी समय मिले आपको इतना करना कि 5 ऑब्जेक्ट को देखना और बोलना है। फैन है, लाइट है, आशु दिख रहा है, आशु के आसपास हेडफोन है, चार्जर लगा हुआ है, तो आपकी आंखें एक्टिव हो जाती हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अच्छा, कोई भी 5 चीजें देखना है। कहीं बैठे हो, कैफेटेरिया में बैठे हो, पंखा है, पेड़ है, विकास जी हैं, पानी की बोतल है, कैमरा है, आप डिस्कनेक्ट हो गए पुराने बात से। हाँ ठीक है, फिर 4 चीजों को आपने सुनना है। एसी की आवाज सुनाई दे रही होगी, जब कभी कोई आंसू मिलता है तो उसके इतना माइक्रो लेवल पे चले जाओगे, आपको हेडफोन, ये इनकी आवाज, चेयर की आवाज, कुछ ना कुछ आपको सुनाई देगी, क्योंकि आप अंदर जा रहे हो। तो आपके टेम्परल लोब, कान एक्टिव हो गए। 3 चीजों को महसूस करना है। क्या महसूस कर सकते हो? जहां बैठे हो, ठीक है, आपका टेक्सचर हो सकता है, ये माइक का टेक्सचर हो सकता है, इस फोन का, इस टेबल का, इस पानी की बोतल का, किसी भी चीज का। तो 3 आपके पैरेटल लोब एक्टिव हो गए। 2 स्मेल को स्मेल कीजिए। इस रूम का एक अपना फ्रेग्रेंस है, कारपेट का अपना एक फ्रेग्रेंस है, मैं ये नया पूरा वॉल बना, इसका एक कितना डीप महसूस कर सकते हो। फिर जब एक समय मिले, नए तरीके का पानी, कोई कॉफ़ी, कुछ नया टेस्ट कर लीजिए, तो उससे आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको कभी डिप्रेशन छूता भी नहीं है, नेगेटिविटी छूती भी नहीं है। तीसरी सबसे मेरी फेवरेट, भ्रामरी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। एक बार वो भी करके दिखा दीजिए। जी सर। भ्रामरी के लिए आपको स्पेक्स उतारने पड़ेंगे। इसमें रूल एक ही है कि आपके इनपुट एरियाज बंद होने चाहिए, यानी कि आंखें और कान और होंठ अपने आप बंद हो जाते हैं, और आपका नाक हल्का सा बंद हो जाता है। तो कोई भी 2 फिंगर, स्पेशली हम इससे करते हैं क्योंकि इजी ये पड़ता है, और कान के द्वार बंद कर लीजिए, और यहाँ से आप इस रिंग फिंगर से हल्का सा दबा दीजिए या नीचे रख लीजिए। और अब आप लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे नाक से। अब जब बाहर निकालेंगे तो हमिंग साउंड के साथ। हमिंग मतलब होंठ बंद, दांत बंद, और अपने आप एक हमिंग साउंड निकलेगी। ये एक भी अपने आप में ऐसा लगता है कि भगवान शिव खुद बुलाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और इससे सुंदर कुछ नहीं है। ये 3 चीजें अगर कर ले तो मुझे लगता है अपने लाइफ में डॉक्टर से बच जाएगा। बहुत बढ़िया विकास जी। तो आपने जिस सहजता, सरलता से, साइंटिफिक तरीके से लोगों को सरल जीवन बनाना, सरल जीवन जीना और अपनी जीवन से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हटाने के जो सरल उपाय बताए हैं, आई होप ये सारे लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा पॉडकास्ट। और यदि आपको लगता है कि आज विकास जी से हमने जो बात की है, मेरे तो मन नहीं हो रहा है इस पॉडकास्ट को समाप्त करने का, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि इसको और करना चाहिए, तो आप अपने सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, और हम विकास जी को दोबारा बुला के एक बार फिर इनसे इतनी ही सहज तरीके से, इतनी ही सरलता से जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, साइंटिफिक तरीके से विकास जी से सुनते रहेंगे। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मौका मिला आपके साथ, क्योंकि ये अनडिवाइडेड अटेंशन वाला समय है, जब आपको कोई कॉल नहीं आप उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते, 1 घंटा आप हमारे साथ हो, ये बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू विकास भाई।